बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास का हम आज से कंप्यूटर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर की 2020 में सिंध गवर्नमेंट ने एक नई बुक लॉन्च की है। ये बुक पुरानी किताब के मुकाबले में एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारे चैप्टर रिवाइज़ हुए हैं और आज के तकाज़े के मुताबिक बेशुमार चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। इससे पहले जो किताब थी वो बहुत ही ओल्ड वर्जन थी। कंप्यूटर की दुनिया में क्योंकि रैपिडली चेंज आया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लिहाजा जो पुराना कोर्स था वो इस काबिल नहीं था कि उसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसकी बुनियाद पर वो कंप्यूटर जैसे ग्रो होने वाले सब्जेक्ट की फ़ील्ड में मुकाबला कर सकें। बड़ी खुशाइन बात है कि किताब तब्दील हो गई है और नवी जमात की किताब जो हमारे हाथ में आई है उसमें 7 चैप्टर हैं और इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं है। हमें उम्मीद है कि जो 10वीं जमात के लिए किताब बनाई जाएगी उसमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो बच्चों को डेवलप करने के लिए इसमें शामिल की जाएगी। तो देखते हैं 10वीं जमात में क्या कोर्स होगा। फ़िलहाल हम 9th के कोर्स को स्टडी करते हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ाना शुरू करेंगे और इसका टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर का तारुफ। ये कंप्यूटर तो अब इतना आम हो गया है कि नॉर्मली हर बच्चा ही इससे वाकिफ़ है, लेकिन निसाबी ज़रूरत के तहत हमें कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाली डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले तो इसमें ये बात है इलेक्ट्रिक से चलने वाली डेटा प्रोसेसिंग, और तीसरी बात यह है कि ये मशीन है। ठीक है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इतनी सी बात में तकरीबन सारी बात जो है वो आ गई है। यानी कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है और वो डेटा लेती है। ठीक है। या तो कोई इंसान उसको फीड करता है डेटा, या फिर किसी प्रोग्राम की शक्ल में वो डेटा उसको दिया जाता है और फिर वो उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके उसके रिज़ल्ट्स निकाल के आपको नताइज देती है। ठीक है। तो इसका जो गेम है पूरा वो है दरअसल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। सबसे पहले इनपुट यानी आप क्या दे रहे हैं, उसके बाद नंबर 2 पे है प्रोसेसेस, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और नंबर 3 पे है आउटपुट, और वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है। इनपुट के अंदर हमें बुनियादी डेटा भी देना होता है कंप्यूटर को, और उसके साथ साथ हमें उसे क्या प्रोसेस करवाना है इसके पैगामात भी देने होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर को 2 और 3 को जमा करना है, तो हमें उसे 2 भी इनपुट करना पड़ेगा, हमें उसे 3 भी इनपुट करना पड़ेगा, और हमें उसे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन भी इनपुट करनी पड़ेगी। ठीक है। यानी इनपुट में तीनों चीज़ें शामिल हो गई, डेटा की इंडिविजुअल वैल्यूज़ और फिर उसकी प्रोसेसिंग नीड। ठीक है। ये जब तीनों चीज़ें इनपुट की शक्ल में कंप्यूटर को दी जाती हैं, ये इनपुट की शक्ल में ऐसा भी होता है कि आप उसको टाइप करके देते हैं, और ऐसा भी होता है कि बाज़ाब्ता एक पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है। यानी अगर आपको कोई बड़ा काम लेना है तो बहुत सारा डेटा देना हो तो एट ए टाइम आप नहीं दे सकते हैं, तो उसको प्रोग्राम की फॉर्म में आप लिख देते हैं और वो प्रोग्राम इनपुट के तौर पर कंप्यूटर के पास चला जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेसर होता है,
वो आपके सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। जो आपके प्रोग्राम में लिखा है कि क्या क्या प्रोसेस करना है, वो उसको प्रोसेस करता है। इंतहाई स्पीड से, गलती का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की ये खुसूसियत है कि एक तो उसमें स्पीड बहुत है और दूसरा ये कि उसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है। प्रोसेस करने के बाद वो आपको उसका रिज़ल्ट देता है आउटपुट के फॉर्म में। ये रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर भी आ सकता है आउटपुट के फॉर्म में। ये रिज़ल्ट जो है वो हार्ड कापी या प्रिंट के फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास। और ये रिज़ल्ट किसी एक्शन की शक्ल में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर कोई रोबोट काम अंजाम देना शुरू कर दे, कोई मशीन जो है वो चलना शुरू हो जाए, मिक्सिंग प्लांट जो है वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी आपने डेटा दिया, उस डेटा को बतौर इनपुट कंप्यूटर ने लिया, उसमें बुनियादी डेटा भी था और क्या प्रोसेस करना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी। फिर उसने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने जो नतीजा निकाला, वो नतीजा आपको आउटपुट के फॉर्म में प्रोसेस करके दे दिया। कंप्यूटर का दरअसल यही काम है। ठीक है, इसी की बुनियाद पर हम उसे एक स्ट्रक्चर्ड करते हैं और फिर इसी की बुनियाद पर हम उससे काम लेते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा प्रोसेसिंग करती है और आपको इनपुट देती है। ठीक है, तो आपकी किताब में जो तारीफ़ लिखी है वो भी बड़ी अच्छी है। वो लिखते हैं कि ये एक डिवाइस है या मशीन है दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के ज़रिए से जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करती है, प्रोसेस करती है और उसके रिज़ल्ट्स आपको निकाल के देती है। ये है कंप्यूटर का छोटा सा तारुफ। ठीक है, अब एक बात जहन में रखिएगा कि कंप्यूटर बजाते ख़ुद कुछ नहीं करता। ठीक है, बल्कि वो आपकी दिए हुए डेटा ही को प्रोसेस करता है। अभी हम अगली जनरेशन जब देखेंगे, 5th जनरेशन जो कंप्यूटर की है, उसमें हमें ये पता चलेगा कि हम कंप्यूटर ख़ुद भी प्रोसेस करना शुरू हो गया है। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि वो डेटा का मोहताज होता है। तो जिस कदर डेटा स्ट्रॉन्ग आप देंगे और जिस कदर प्रोसेस आपका बयान करने का तरीक़ा अंडरस्टैंडेबल होगा कंप्यूटर को, उसी कदर कंप्यूटर आपको सही रिज़ल्ट्स देगा। अगर आप उसको डेटा ही गलत दें और उससे चाहें कि वो प्रोसेस सही करे, तो सही प्रोसेस गलत डेटा के ऊपर मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि कंप्यूटर दरअसल आपके दिए हुए डेटा और जो प्रोसेसेस आप उसे चाहते हैं उन्हीं को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था जनाब आपका कंप्यूटर का तारुफ। और सारी इंडस्ट्री में अब कंप्यूटर मौजूद हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा हो। आप देख रहे हैं कि तमाम किस्म की तिजारत जो है वो कंप्यूटर पर आ गई है। ऑनलाइन जो है वो स्टोर्स डेवलप हो गए हैं। बैंक में अगर आप चले जाएं तो वहाँ आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। ठीक है, इवन ये कि आप ड्राइविंग की कार अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर की एप्स हैं जिनके ज़रिए से आप ड्राइविंग कार मंगा सकते हैं। इसी तरीके से स्कूल के सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसी तरीके से रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन की जितने वसाइल हैं उनको भी चलाने के लिए हम कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस हैं आपकी। गर्ज़ कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। इसलिए अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है नए ज़माने के कि वो कंप्यूटर को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ें और उसमें महारत हासिल करें, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। अगर वो बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो भी उनको कंप्यूटर की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर अब एक कंपलसरी डिवाइस है, या कंप्यूटर की नॉलेज एक कंपलसरी नॉलेज है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लिखना पढ़ना आना एक कंपलसरी चीज़ मानी जाती है एजुकेशन में, इसी तरह आज की दुनिया में कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल उसी तरह से नेसेसरी, बुनियादी अहमियत की हामिल हो गई है हर किस्म की स्टडीज़ में। चाहे आप बैंकिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप
साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, हर फील्ड की जो बुनियादी ज़रूरत है तालीम की वो कंप्यूटराइजेशन है। लिहाजा हर स्टूडेंट को कंप्यूटर पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये था आपका बुनियादी तारुफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब के अंदर। टॉपिक है अगला, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इर्तिक़ा कैसे हुआ। ठीक है, जो कंप्यूटर आज हमारे पास मौजूद हैं, बहुत तेज़ फास्ट काम करने वाले, जिनकी स्पीड भी बहुत है, जिनकी मेमोरी भी बहुत है, जो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं और जो बहुत बड़े काम भी अंजाम दे रहे हैं, क्या ये कंप्यूटर शुरू से ऐसे ही थे? जी नहीं, शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि ये कंप्यूटर एक बतदरीज इर्तिक़ाई अमल से गुज़र के हम तक इस शक्ल में पहुँचे हैं। आपके पहले चैप्टर के अंदर हमें उस इर्तिक़ा की थोड़ी सी तारीख़ जो है वो पढ़नी है। ठीक है, तो इस पूरी तारीख़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर कैसे हम तक इस पोजीशन में पहुंचा। तो पहला जो दौर हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एरा। ठीक है, नंबर 1 मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा। दूसरा जो दौर है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। तीसरा दौर हमारा कहलाता है मॉडर्न एरा। ठीक है, ये 3 दौर हैं जिससे गुज़र कर कंप्यूटर की आज हमें ये शक्ल नज़र आती है। ठीक है, तो ये आपके पास पेज नंबर 1 से शुरू हुआ है, 2 से शुरू है, 2, 3, 4, 5 और 6, और पेज नंबर 7 तक जो है वो इसको बहुत डिटेल में आपकी किताब में लिखा है। मैं हर दौर को अलग अलग डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला दौर है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा का मतलब ये है कि एक दौर ऐसा था कि जब सब लोग मशीनें बना रहे थे। ठीक है, यानी हर काम को अंजाम देने के लिए मशीन बनाई जा रही थी। लिखने के लिए टाइपराइटर, चलने और आमदोरफ्त के लिए गाड़ियाँ, ठीक है, इंजन, और इसी तरह से धात के इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उसको अपने मकसद के लिए ढालना, ठीक है, गरारियाँ बनाना, लीवर का इस्तेमाल, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, और इस तरह की जो मशीन को, सिलाई मशीन, ठीक है। तो ये एक दौर था इंसानों का कि जब वो मशीनें बना रहा था। इस मशीन के ज़रिए कैलकुलेशन कैसे की जाए, ये इंसान का सबसे पहला जो है वो कारनामा था कि मशीन के ज़रिए, मैकेनिकल चीज़ के ज़रिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका हमें तारीख़ में जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है वो 2000 क़ब्ल मसीह, ये तकरीबन 3000 क़ब्ल मसीह, ठीक है, जी हाँ, 3000 क़ब्ल मसीह में लोगों ने उस ज़माने में एक आला बनाया जिसका नाम रखा एबाकस। ठीक है, तो पहले दौर की चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले दौर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आई उसको हम क्या कहते हैं, एबाकस। ठीक है, तो एबाकस में दरअसल बीड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऐसी एक तस्वीर है, आपकी किताब में यहाँ दे दी गई है ये, ठीक है। और इसके लिए मैं जो कोर्स बना रहा हूँ उस कोर्स के अंदर एबाकस के इस्तेमाल की एक पूरी अलग से वीडियो यूट्यूब पर जो मौजूद है वो मैंने शेयर की है, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि एबाकस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो ये एबाकस था, उस एबाकस के अंदर बीट्स हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइनें होती थी और यहाँ पे ऐसे तकरीबन हर एक के अंदर 9 बीट्स जो है वो मौजूद थे। इसी तरीक़े से दूसरी लाइन, ठीक है, इसी तरीक़े से तीसरी लाइन, चौथी, 9 बीट सब में होते थे। अच्छा, ये जो पहला आपके पास लाइन होती थी, इसको यूनिट सपोज़ किया जाता था। ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, इस तरह से जितने भी ऊपर चले जाएं। अब इसके अंदर अगर इनको 11 लिखना है तो ये एक बीट को यहाँ कर देते थे, ठीक है, और यूनिट से एक बीट को यहाँ कर देते थे। तो ये जो टेंस का एक बीट है और ये यूनिट का एक बीट है। 13 अगर लिखना होगा तो यूँ होगा। अगर 2 बीट यहाँ होंगे और ये क्या होगा, ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर एक बीट 100 का भी इधर कर दिया है तो अब ये क्या लिखा हुआ, 123। इस तरह से ये गिनती जो है वो उसको मैनेज किया इन्होंने इस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर, ठीक है, हर किस्म की गिनती। क्योंकि ये अगर आपको इस वक्त जो मैंने बनाया है उसमें यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000 तक की गिनती को हैंडल कर रहा है। अगर आपको 10,000 के बाद 100,000 पे जाना है तो एक बीट की और स्ट्रिंग बढ़ा लीजिए। अगर आपको मज़ीद आगे जाना है तो बढ़ाते जाइए। इसी डिवाइस के ऊपर फिर प्लस और माइनस को वो हैंडल करते थे। इसी डिवाइस के ज़रिए वो डिवाइड और मल्टीप्लाई को हैंडल करते थे, ठीक है। यानी हर किस्म का ऑपरेशन मैथमेटिक्स का, ख़ास तौर पर 4 ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ये तीनों ऑपरेशन वो इस एबाकस के ऊपर किया करते थे। ये एक मैकेनिकल चीज़ है जिसमें बीट्स की मूवमेंट के ज़रिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत सादा मिसाल दूं। ये वीडियो मैंने पूरी कोर्स में शामिल की है। आप वहाँ जाके वीडियो देखेंगे या यूट्यूब पर जाकर आप एबाकस के इस्तेमाल की वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर उनको जमा करना था 8 को और 7 को, ठीक है। तो ये करते थे कि 1 इधर किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर हो गया। उसके बाद 7, तो 7 के बाद फिर उन्होंने यहाँ से एक और 8 किया, 2 ऐड किया, तो 9 इधर ऐड हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के 9 बीट जो है वो उस तरफ चले गए, ठीक है। 8 इसमें ये थे, 8 इसमें ये थे और 1 बीट इसने यहाँ और खींच दिया, 9 हो गए। उसके बाद एक जमा हुआ है अभी 7 में से ना, बाकी कितने हैं, 6 बाकी हैं। तो वो क्या करता है, इस सब को वापस यहाँ ले आता है और एक बीट को यहाँ ले जाता है, जिसको वो कहता है अब ये 10 हो गए, ठीक है। 10 के बाद फिर एक 11, यानी वो उसने 7 में से उसने 1 के बाद इधर ला के 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब वो इस तरह करेगा तो यहाँ पर कितने बीट पहुँच जाते हैं, 5। तो इस तरह से ये हो गया 1 और 5, 15, 1 और 5, 15, ठीक है। इस तरह से वो यूनिट 10, 100 को डिफरेंट स्केल पे रख के ये पता चलाते थे कि किस तरह से हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अगर इस वक्त होता तो मैं आपको उसको करना दिखाता, लेकिन ये YouTube पर बहुत आसान वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, इसको आप देख लीजिए। तो पहला जो दौर है मैकेनिकल कंप्यूटर का वो एबाकस है, 3000 क़ब्ल मसीह। इंसान की जो सोच है कंप्यूटिंग की, कैलकुलेशन की, ठीक है, डिजिट्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, ये बहुत पुरानी है। इसके बाद जो दूसरा डिवाइस हमें नज़र आती है इस सोसाइटी के अंदर हमारी तारीख़ में, वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, जॉन नेपियर, 1612 में। ये 3000 क़ब्ल मसीह की बात है, ठीक है। उसके बाद 1612 के अंदर जॉन नेपियर
इनकी बोन्स थी, ठीक है, जॉन नेपियर बोन्स। बोन्स का मतलब ये है कि इन्होंने भी बिल्कुल एबाकस ही की तरह हड्डियों के पीसेस लेके उनको एक स्केल के अंदर पिरो दिया, ठीक है, और एक में 10, एक में 10, 10 की इस तरह से उन्होंने भी लाइन लगाई, ठीक है। अच्छा, वो हड्डियों की बनाई जाती थी, बाद में उसको प्लास्टिक का बनाया गया, लकड़ी के गुटकों को काट कर बनाया गया, धात की चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया गया, ठीक है। बोन्स तो उस ज़माने में क्योंकि ज़्यादा प्लास्टिक ईजाद नहीं हुआ था, तो इसलिए लकड़ी और हड्डी, ठीक है। तो ये एक स्मॉल मशीन थी दैट कंटेन 10 रॉड्स, इसमें भी 10 रॉड्स थी। द रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड और मेटल, ठीक है। नेपियर बोन्स वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो पूरी डिवाइस थी इसकी, जो नेपियर ने बनाई थी नेपियर बोन के नाम से, वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और डिवीज़न करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थी। उस ज़माने के लोग बाज़ाब्ता एक बक्स आता था पूरा, उस बक्स के अंदर वो सारे 10-10 लड़ियों की नेपियर बोन्स रखी होती थी, और उस बक्स को वो अपने दुकानों में, अपने कारोबारी जगहों पर रखते थे, और जब भी उनको कैलकुलेशन की ज़रूरत होती मल्टीप्लाई करने की, तो उन बोन्स की मूवमेंट के ज़रिए वो कैलकुलेशन करते थे और रिज़ल्ट्स निकालते थे। ये भी एक बहुत अहम दौर था मैकेनिकल एरा का, ठीक है। इसके बाद ज़माना तरक्की किया, हम आगे बढ़े, और तकरीबन 1622 के अंदर एक और स्लाइड रूल दरियाफ़्त किया विलियम आउट रेड ने, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सामने आई वो है स्लाइड रूल। रूल बोल लें या रूलर्स बोल लें, ठीक है। ये 1622 में हमारे सामने आई बात। स्लाइड रूल के अंदर जो है वो एक बड़ा सा तख्ता है, उस पे स्केल हैं जो मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। यानी एक बड़े स्केल के अंदर छोटा स्केल ऐसे आगे जा रहा है, और उसके ऊपर एक जो है वो रीडिंग का जो स्केल है वो मौजूद है। अब ये क्या करते हैं, उन स्केलों को आगे पीछे, उन स्केल्स को आगे करके पीछे करके कैलकुलेशन करते हैं, और उन स्केल्स पर दरअसल नंबर लिखे हैं। ऊपर वाले स्केल में कुछ नंबर लिखे हैं, नीचे वाले स्केल में कुछ रखे हैं। जो स्केल साकिन है उसके ऊपर और नीचे कुछ और नंबर लिखे हैं, जो स्केल मूविंग है उस पर कुछ और नंबर लिखे हैं, और जो रीडिंग स्केल है फाइनल, उसके ऊपर कुछ और जो है मार्किंग हुई हुई है। तो इनकी मूवमेंट से, आगे पीछे करने से वो कैलकुलेशन किया करते थे उस ज़माने में। ये पूरा सिस्टम था स्लाइड रूल का 1622 के अंदर, ठीक है। तो आज भी ये जो रूलर स्केल की डिवाइसेस हैं वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। आप यूट्यूब में, मैं पोस्ट करूँगा इसको, यूट्यूब के ऊपर जाकर अगर आप लिखें रूलर स्केल कैलकुलेटर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि उसको किस तरह से काम में लाया जा सकता है। चौथी जो डिवाइस तारीख़ में हमें मिलती है मैकेनिकल कैलकुलेटर के तौर पर, वो बनाई थी पास्कल ने, और ये ज़माना था 1642, ठीक है। आप 3000, 1612, 1622, उसके बाद एक नया मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो सामने आया दुनिया के, वो 1642 में आया, जो बनाया पास्कल ने। पास्कल के वालिद जो है वो बुनियादी तौर पर एक टैक्स कलेक्टर थे, और उनको रोज़ाना प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने के में बहुत वर्कलोड होता था। तो पास्कल ने एक मशीन बनाई। वो मशीन दरअसल गरारियों पर काम करती थी। जैसे ये वाली मशीन स्केल और रूलर पे काम करती थी, ये वाली मशीन गरारियों पर काम करती थी, ठीक है। हर एक गरारी के अंदर 10 जो है वो नोब थे, यानी 10 दाने थे, और दूसरी गरारी, तीसरी गरारी, तो पहली गरारी जो है वो यूनिट को ज़ाहिर कर रही है, दूसरी गरारी जो है वो टेंस को ज़ाहिर कर रही है, फिर 100 को ज़ाहिर कर रही है। अच्छा, जब गरारी को हम चला रहे हैं तो उस गरारी की मदद से एक स्ट्रिप जो है वो भी मूव हो रही है, जो स्क्रीन पर लिख रही है। आप गरारी को घुमा रहे हैं 5, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 5। आप इस वाली गरारी को घुमा रहे हैं 3, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 3,
ठीक है, इस तरह से यूनिट 10 100 को, और फिर इसी में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसने पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, जिसके ज़रिए से ये मैथमेटिक्स के चारों ऑपरेशन आसानी से उसके ज़रिए किए जाते रहे। ठीक है, तो ये थे जनाब आपके पास्कल का कंप्यूटर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगली ज़माना तरक्की कर गया, और ज़माना तरक्की करके फिर लेबनीज़ साहब ने अपना कैलकुलेटर बनाया। ये लेबनीज़ वो हैं जो मैथमेटिशियन थे, लेबनीज़ कैलकुलेटर। ये हमारे सामने दुनिया में आता है 1694 के अंदर एक और मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया लेबनीज़ ने। ठीक है, ये जर्मन थे और इन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया, इसका भी ज़्यादातर जो है वो बुनियाद जो थी वो गरारियाँ थीं, लेकिन ये इसका जो स्टेज था जिस पे नंबर होते थे, ये मूव होता था। ठीक है, गरारी को ऐसे घुमाएं तो वो मूव हो रहा है, ऐसे घुमाएं तो वो मूव हो रहा है, इस तरह से। यानी यूँ समझ लीजिए कि पास्कल का और ये जो रूलर का जो कॉन्सेप्ट था स्लाइड रूल का, इन दोनों को जब मर्ज किया तो मर्ज करके जो है लेबनीज़ ने अपना एक कैलकुलेटर बनाया जो अर्थमेटिक के चारों ऑपरेशन बड़े आसानी से करता था, प्लस माइनस ज़रब और तक़सीम। ठीक है, ये था एक दौर। इसमें छठा जो दौर है जो हमारे करीब आ गया है, ये बहुत ही इमेजिंग किस्म की एक मशीन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था और मैकेनिकल इंजीनियर भी था, उसने एक मशीन बनाई, चार्ल्स बेबेज। और इसका जो सन है वो है 1837, 1837, 19वीं सदी शुरू हो गई है। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई वो दरअसल आज के कंप्यूटर की जो है वो बुनियादी शक्ल है। जो लॉजिक उसने इस्तेमाल की वो आज के कंप्यूटर की जो है वो बेस बनी। इस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब ऑपरेशन की जा सकती थी। दूसरा इसकी खूबी ये थी कि ये डेटा स्टोर भी करता था। ठीक है, यानी अगर आप इसको कार्ड्स की शक्ल में, पंच कार्ड होते थे जिसमें सुराख हुआ करते थे, तो अगर आपने एक कार्ड लगा दिया, 5 का एक कार्ड लगा दिया 10 का, तो ये एज ए डेटा इनपुट के तौर पर उसमें ही स्टोर हुआ है। और फिर प्रोसेस आपने डिफ़ाइन कर दिया, और प्रोसेस डिफ़ाइन करने के बाद जब मशीन को चलाया, मैकेनिकली घुमाया उसको, तो उस पंच कार्ड की मूवमेंट से वो दोनों प्लस होके एक और कार्ड जो है वो सामने गिर गया जिसमें उसने उसका जवाब दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था चार्ल्स बेबेज का। अच्छा, ना सिर्फ ये कि जो जवाब आता था वो आउटपुट की शक्ल में कार्ड के पंच कार्ड पर ज़ाहिर होता था, बल्कि वो जवाब स्टोर भी हो जाता था। यानी अगर आपको 2 और 3 को जमा करके जो जवाब आए उसको 5 से तकसीम करना है, तो वो जो जवाब आया है अगला वो भी स्टोर है, और वो अगले ट्रांजैक्शन के लिए इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो चार्ल्स बेबेज को इसी बुनियाद पर कंप्यूटर का बाबा आदम समझा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आप किसी शख्स को कहेंगे तो वो जनाब कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीनें बनाई। एक मशीन का नाम उसने रखा था शुरू के अंदर डिफरेंस इंजन। ठीक है, पहली जो मशीन उसने बनाई उसका नाम रखा उसने डिफरेंस इंजन, जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी सॉल्व करता था, डिफरेंस इक्वेशंस को। देखिए, ये जो मशीन है ये सिर्फ प्लस माइनस ज़रब तक़सीम तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये मशीन जो है मैथमेटिक्स के अलजब्रिक ऑपरेशन को भी हैंडल किया करती थी। और ये मशीन जो है जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के मराहिल आते हैं उसमें भी ये मशीन मदद देती थी। पहली मशीन उसने बनाई डिफरेंस मशीन, जिसको चार्ल्स बेबेज की डिफरेंस मशीन कहा गया।
और बाद में उसने एक और मशीन बनाई 1837 में आखिरी में जाके, जिसका नाम उसने रखा था एनालिटिकल मशीन। ठीक है, लेकिन ये जो मशीन थी जो उसने आखिरी में बनाई, ये इतनी कामयाब नहीं हुई। ठीक है, लेकिन उसने जो एनालिटिकल मशीन बनाई दूसरी वाली, उसमें उसने ALU का बुनियादी कॉन्सेप्ट यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है वो डिफ़ाइन किया अपनी मशीन के अंदर। कंप्यूटर की जब आप स्टडीज़ करेंगे और आप देखेंगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, तो हमने वही लॉजिक जो चार्ल्स बेबेज की है वो आज के कंप्यूटर के अंदर भी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के तौर पर आज भी हम फ्लो में, जब डेटा की फ़्लो की बात करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग फ़्लो की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत अहम रोल होता है ALU का। तो चार्ल्स बेबेज की 1837 की एनालिटिकल मशीन जो है, अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, उसमें एरर्स थे, वो 100% उसको दुरुस्त कैलकुलेटर बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद 1837 की इस मशीन ने इंसान को बुनियादी तौर पर ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया, जो बाद में हमारे लिए बहुत मुफीद हुआ। तो ये था जनाब आपका डार्क एज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि डार्क एज के अंदर अगर हम जाएं तो ये तकरीबन 6 दौर हमें नज़र आते हैं, या 6 मशीनें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो मैकेनिकल बुनियाद पर कैलकुलेशन करती थी। नंबर 1 एबाकस, नंबर 2 जॉन नेपियर के बोन्स, नंबर 3 स्लाइड रूल। ठीक है, जो ये बनाया किसने था स्लाइड रूल? इसका नाम था विलियम आउटरेट। ठीक है, स्लाइड रूल बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था विलियम आउटरेट। उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर गरारियों पर काम करता था। उसके बाद लेबनीज़ कैलकुलेटर, जिसमें गरारी और रूल दोनों को मिक्स करके कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन इन सब से मायारी और इन सब से पावरफुल और इन सब का एक बहुत बड़ा जॉइंट कैलकुलेटर जो है वो बनाया चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, जिसको उसने सबसे पहले नाम दिया डिफरेंस इंजन, और उसके बाद उसने उसको नाम दिया एनालिटिकल यूनिट। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये हमारा दौर ख़त्म हो गया डार्क एज का। ठीक है, या मैकेनिकल एरा। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे अब इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा दरअसल शुरू होता है, इसमें एक मशीन जो है वो बनाई गई थी हरमैन हॉलरिथ ने, जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक ही मशीन नज़र आती है, और वो है हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, अच्छा, ये दरअसल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा इसको क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि अब बिजली जो है वो दरियाफ्त हो गई है, और जो भाप से चलने वाले इंजन हैं वो इंसान की दस्तरस में आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ पुर्ज़ों की थी। ठीक है, और उसको इंसान हाथ से चला रहा है। ठीक है, हाथ से मूवमेंट कर रहा है उसकी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में एनर्जी का अमल दखल हो गया, और वो एनर्जी 2 तरह से शामिल हो गई है, एक बिजली की शक्ल में और एक भाप की शक्ल में। तो ये जो पहला इसने टेबुलेटिंग मशीन बनाई, ये दरअसल दोनों एनर्जीज़ को लेकर कैलकुलेशन करती थी।
यानी इसमें गरारियों को मूव करने के लिए जो है वो हाथ से चलाने के बजाय बैटरीज़ का इस्तेमाल भी किया, ठीक है। और मुख्तलिफ़ जो बड़ी चीज़ों को मूव कराना था उसके लिए स्टीम का इस्तेमाल भी किया। तो ये एक मशीन थी टेबुलेटिंग, और काफ़ी दिन तक ये ख़ास तौर पर अमेरिका में जो है वो जब मरदमशुमारी हुई, जिस ज़माने की ये बात है, अगर मैं एग्जैक्ट सन देखूं 1890 में, 1890 में जो सेंसस हुई मरदमशुमारी में पूरे मुल्क का डेटा जमा कर लेते हैं। इसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उम्रें क्या हैं, रिहाइश क्या है, बिज़नेस क्या है। सेंसस का जब डेटा जमा कर लेते हैं तो फिर जो मैथमेटिशियन होते हैं वो उस डेटा से रिज़ल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, कि हमारे मुल्क में तालीम कितने % है, हमारे मुल्क में नौजवान कितने % हैं, हमारे मुल्क में बीमारियों की क्या रेट है, ठीक है। तो ये वो बैठ कर कैलकुलेट करते हैं। ये जो मशीन थी, इस मशीन को 1890 में सेंसस के डेटा को से रिज़ल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया पहली बार। शुमारियाती इदारा जो अमेरिका का था उसने। तो हैरान कुन बात ये आई कि 7 दिन में ये रिज़ल्ट पॉपुलेट हो गया, जबकि 1880 के अंदर जो डेटा सेंसस हुआ था, उस सेंसस का जो नतीजा था वो तकरीबन 7 साल में निकला था। ठीक है, यानी 1880 में जो सेंसस हुई है, उस सेंसस का नतीजा, यानी उसके जो उससे जो डेटा से आउटपुट आपको निकालना है, रिजल्ट्स निकालने, जो इंसान बैठ के करेंगे काम, कैलकुलेशन, वो तकरीबन उसको तमाम रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट करने में 7 साल लग गए थे। लेकिन ये जो मशीन हॉलेरिथ ने बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन, ये मशीन इस्तेमाल की गई सेंसस के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और उससे रिज़ल्ट निकालने के लिए, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के अंदर, ठीक है, ये लुक एंड 6 मंथ्स टू कंपाइल, 7 दिन नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर उसने डेटा को कंपाइल कर दिया। तो ये एक बड़ा जो है वो काम था। ये मशीन फिर मुख्तलिफ़ जो रियासती एजेंसियां थी अमेरिका की, उनको ये दी गई और उन्होंने इसके ज़रिए से बहुत सारा काम किया। तो इस दौर में ये एक ही मशीन हमें नज़र आती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में, जो दरअसल बिजली से भी चलती थी और वो मैकेनिकल भी थी, और उसके अंदर एनर्जी के लिए भाप का इस्तेमाल भी किया जाता था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये 2 एरा पढ़ लिए हैं। पहला एरा जो है वो डार्क एज हम उसे कहते हैं, या सिर्फ मैकेनिकल एरा कहते हैं। दूसरा एरा का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मॉडर्न एरा, कि इस मॉडर्न एरा में कंप्यूटर जो है वो कैसे दर्जा बदर्जा आगे की तरफ चला, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।